सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न अति लघु उत्तरीय होगा। हमने उसी क्वेश्चन को टच किया है जो इस साल पूरे आने की संभावना है। ये क्वेश्चन आप बुक से भी पढ़ सकते थे, यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अंतर इतना है कि हम आपको सरल भाषा में सरल उदाहरण से जितना हम समझते हैं, जितना हम जानते हैं, उतनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाएँ। कोशिश यही रहेगी कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, है ना। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसी अनुरूप हम आपको बताते हैं क्वेश्चन का अर्थ क्या है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि बाल अधिकार की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। देखो, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और इस बार भी आने की पूरी चांसेस है ना। तो बाल अधिकार की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। सबसे पहले ये जानिए, दिमाग में ये बैठाला करिए कि बाल अधिकार बनी ही क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो ये सब हम आपको बताते हैं कि ज़रूरत क्या थी, आया क्यों। तो पहले एक बार पढ़ दे रहे हैं कि उत्तर क्या है इसका, फिर हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। ठीक है। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को किया था। जो बाल अधिकार का अधिनियम बनाया या घोषणा हुई, ये हुई 20 नवंबर 1989 को। पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है। आपका ये बहुविकल्पीय में भी बन सकता है और अति में तो आया ही है। यही चीज़ लघु उत्तरीय में दे सकता है। कैसे दे सकता है कि बाल अधिकारों की वर्णन करो, उसमें क्या क्या इसके उद्देश्य थे, क्या क्या इसका प्रावधान था। ठीक है। तो बाल अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1989 को हुई थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य ये था कि विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। देखो, बाल अधिकार का अब हम उद्देश्य बता दे रहे हैं क्या क्या था। ध्यान, जो भारत सरकार द्वारा बच्चे के कल्याण के लिए नए प्रयासों से अवगत कराना था। नए प्रयास क्या क्या हैं। बाल अधिकार को जैसे आप प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराते हो आप, है ना, अपने बच्चों को, तो वहाँ पर सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, उनको ड्रेस प्रदान किया जाता है, उनको पहनने के लिए स्वेटर प्रदान किया जाता है, उनको पहनने के लिए जूते मोजे का भी प्रदान किया जाता है। ये सब उनके ये बाल अधिकार में आते हैं। दूसरा ये था कि ऐसी शिक्षा लाएं जो उनको व्यवसायीकरण बनाया जा सके आगे चल के। मतलब ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो उनके उस शिक्षा से आगे चलकर जॉब भी पा सकें। एक ये अधिकार था, मतलब ये उद्देश्य था इसमें। और जो शोषण से बचना था, व्यापार, बाल विवाह, संरक्षण का अधिकार भी इनको प्रदान किया गया था। जैसे व्यापार का मतलब यहाँ से ये आशय है कि व्यापार का मतलब जैसे पहले छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाने नहीं भेजते थे, छोटे छोटे बच्चों को होटलों में लगा देते थे, नौकरियों में लगा देते कि आप जाओ कमाओ। तो ये सब चीज़ें इसमें रखी गई थी कि ये सब चीज़ें ना हो। ठीक है। इनको जो शिक्षा दी जाए वो गुणवत्ता परक हो। इनको शिक्षा के साथ साथ इनको मनोरंजन दिया जाए, है ना, प्रतिभागिता के अवसर दिया जाए। जब कोई क्रिया, जब जैसे 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी मनाया जाता है, तो इनको कार्यक्रम के जरिए इनके अभिव्यक्त करने का भी अवसर मिले। तो ये सब चीज़ थे बाल अधिकारों में। ठीक है। आप इसको लॉन्ग आंसर में लिख सकते हो। हमने जितना कोशिश किया बताने का वो बताया आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल कितने सदस्य होंगे तथा इनमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे। देखो, विद्यालय प्रबंधन में समिति में पहले कुल मिला के टोटल 15 सदस्य होंगे। ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 सदस्य होंगे, लेकिन 15 सदस्य में जो 11 सदस्य होंगे वो माता पिता होंगे। किसके? बालकों के। लेकिन जो माता पिता होंगे उसमें भी जैसे 20 अगर माता पिता हैं तो उसमें 10 महिलाएं होंगी, 10 पुरुष होंगे। कहने का मतलब ये है ना, समझ गए ना। विद्यालय प्रबंध में
15 सदस्य होंगे, जिसमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगे। हमने आपको एक सरल भाषा में बता दिया कि विद्यालय प्रबंधन में टोटल तो कितने होंगे, 15 होंगे, लेकिन 15 में जो 11 होंगे वो बालक के माता पिता होंगे या संरक्षक होंगे, अभिभावक जिसको बोलते हैं। लेकिन जो 11 होंगे उसमें आधा महिलाएं होंगी, आधा पुरुष होंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से क्या समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल आने की पूरी चांसेस है। इसको पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम आपको एक बार पढ़ दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि अपव्यय अवरोधन है क्या, है ना। देखो अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है, जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण न करने के कारण होती है। देखो अपव्यय अवरोधन में बहुत सटीक अंतर है। अपव्यय में ये होता है, जैसे आप प्राथमिक विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कराने के लिए बच्चों को भेजें, लेकिन किन्हीं कारणवश बच्चे का विद्यालय जाना छूट जाता है, यानी बीच में ही प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से ही पहले ही बच्चे प्राथमिक विद्यालय को छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं अपव्यय। ठीक है, ये हो गया अपव्यय। और ये अधिकतर अपव्यय होता क्यों है, जैसे अभिभावक के पास आर्थिक धन न हो, ठीक है, उनको कहीं जॉब लग जाती है तो कहीं अलग चले गए, जैसे पहले कहीं और पढ़ाते थे, जॉब लग गया तो ट्रांसफ़र हो गया अलग, तो एक ये भी कारण बनता है ना। और मुख्यतः कारण तो यही है कि धन का अभाव रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपव्यय क्या है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में बच्चों का छोड़ जाना, ये अपव्यय कहलाता है, ठीक है। और अवरोधन क्या है, अवरोधन ये है कि बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। अवरोधन क्या हो गया, जैसे आप प्राथमिक शिक्षा में बालक का एडमिशन कराएं, किन्हीं कारणवश बालक जैसे पहली कक्षा में एडमिशन हुआ, पहली ही कक्षा में वो 1 से 2 साल पढ़ चुके हैं, मुख्यतः 1 ही साल का होता है क्लास 1 ना, लेकिन किन्हीं कारणवश वो उनको 2-3 साल लग गया पढ़ने में, जैसे हो जाता है फेल हो जाना, तो ये हो गया अवरोधन कि बच्चा एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुक गया, उसको कहते हैं अवरोधन। और यह भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं का मतलब ये जानबूझ के रुकना नहीं। जैसे आप प्राथमिक विद्यालय में, एक और उदाहरण देते हैं, जैसे आप प्राथमिक विद्यालय में यहाँ एडमिशन करा दिए क्लास 1 में, ठीक है, अब उनके पापा का या उनके पिताजी का ट्रांसफ़र अलग हो गया, तो पिताजी सोचते हैं कि अब चलो ठीक है, क्लास 1 यहाँ तो पढ़ा, अब यहाँ से फिर से पढ़ा दे रहे हैं, फिर से पढ़ेगा, तो क्या हो गया, 1 साल के मतलब बच्चे की उम्र दूसरी है, लेकिन क्लास 1 उसने कितनी बार पढ़ा है, 1-2 बार 1 से पढ़ा। और एक तरीके से ये भी कह सकते हो, जैसे एक क्लास में उसने 2 साल तक पढ़ा, क्यों, क्योंकि बीच में अवरोधन हो गया, गैप हो गया या फेल हो गया था, तो इस वजह से दोबारा पढ़ा, है ना, तो ये हो गया अवरोधन। और अपव्यय क्या है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में छोड़ जाना, उसको कहते हैं अपव्यय। अवरोधन क्या होता है कि एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना, इसको कहते हैं अवरोधन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी। देखो जो प्रोफेसर यशपाल समिति हैं वो बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए की गई थी। अच्छा, कम करने के लिए क्यों की गई थी, देखो पहले का जो था बस्ता वो बहुत भारी हुआ करता। भारी का मतलब ये कि बैग भारी नहीं, बच्चों की किताब की वजह से बैग का भारी हो जाना। तो उनका मुख्य कारण ये था कि विद्यालय का जो बैग का बोझ है उसको कम किया जाए, यानी जो किताबी वजन जो है उसको कम किया जाए, उसके स्थान पर उनको जीवन से जोड़ने की शिक्षा दी जाए, जो उनके वातावरण परिवेश से शिक्षा दी जाए। किताबी ज्ञान नहीं, बच्चा रटकर पढ़े नहीं, बच्चा समझ कर पढ़े, इन पर जोर था किसका, प्रोफेसर यशपाल समिति का, है ना। जो अधिगम का स्तर मतलब सीखने का, अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखने का स्तर को सुधारना। जैसे बच्चा रटकर पढ़े नहीं, बच्चा जो पढ़े वो समझा कर पढ़े, करके सीखे,
करने का सीखना, करके सीखना, इस पर जोर था प्रोफेसर किसका, यशपाल समिति का। ये था यशपाल समिति के कुछ निवारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं। देखो, वैसे तो पूछ लेता है कि लघु उत्तरीय में कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के वर्णन करिए, इनकी विशेषताएं लिखिए, उद्देश्य लिखिए। लेकिन जो अति लघु उत्तरीय का होता है, देखो अब यहाँ पे दो विशेषताएं हैं ना, दो ही लिखना है। अब बच्चे एडवांस हो जाते कि नहीं दो लिखें तो हम कहें दो ही लिखें, हम चार लिखेंगे हम ज़्यादा नंबर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एक ही नंबर मिलेगा। 2 नंबर अति लघु का होता है, 2 नंबर लघु उत्तरीय का होता है, 1 नंबर होता है अति लघु उत्तरीय का, और 1 ही नंबर होता है बहुविकल्पीय का। एक उदाहरण बता रहे हैं ना, तो ऐसे होते हैं जैसे एक नंबर बहुविकल्पीय है तो एक ही नंबर मिलेगा। समझ में आई बात। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं। पहली विशेषता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय, और दूसरा था कि बालकों की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे बच्चा अगर क्लास में पढ़ने आया है, समझ लो मंदबुद्धि बालक है, अब सर उनके अध्यापक ने पूछा कि कोई सवाल पूछा, अब बच्चा ना बता पाया, तो उसकी बेइज्जती नहीं करना है आपको, उसको प्रोत्साहन देना, उसको प्रोत्साहित करना कि बच्चा अगली बार जब हम पूछें तो अच्छी तरीके से बता सकें। उसको शर्मिंदगी ना महसूस कराइए कि नहीं तुम कुछ नहीं जानते हो, ये सब फील उसको नहीं कराना है। आप उसको दंड नहीं दे सकते हो, विरोध हुआ है इसका, दंड का, गृह कार्य का, ये सब विरोध हुआ है। तो 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए विद्यालय होनी चाहिए, बालकों की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। ये हो गया शिक्षा अधिकार के अधिनियम की दो विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशय है। देखो, छनाई सिद्धांत को ही कहते हैं निस्यंदन सिद्धांत, और ये बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि छनाई सिद्धांत को और किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाना है। देखो, इसका मतलब ये है, निस्यंदन सिद्धांत को हम आपको बता दे रहे हैं कि मतलब है क्या था। निस्यंदन सिद्धांत का आशय ये था कि आप जो शिक्षा दो वो सबको ना दो, एक उच्च वर्ग को दो, जिससे उच्च वर्गों को आप दोगे तो जो उच्च के लोग हैं वो धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंचाते जाएंगे, है ना। एक वर्ग को दो, जैसे उच्च वर्ग को, तो उच्च वर्ग को आप शिक्षा दोगे तो जब धीरे धीरे वर्तमान में वो धीरे धीरे उच्च वर्ग वाले लोग निम्न स्तर तक उस ज्ञान को पहुंचा देंगे। कहने का मतलब ये था। ठीक है, इसी को कहते हैं छनाई सिद्धांत, यानी उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा वो कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुँचाने से है। जो शिक्षा देंगे उच्च वर्ग को वो धीरे धीरे निम्न तक पहुंचता जाएगा, यही है छनाई सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी गई जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम। देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से एक बार हर साल क्वेश्चन आया है और है बहुत आसान सी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब आया क्यों था कि बच्चों को आधुनिक चीज़ों से परिचय कराना, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कराना, उनको श्रव्य माध्यमों द्वारा शिक्षा ग्रहण कराना, दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षा ग्रहण कराना। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उनको आधुनिक शिक्षा दी जाए, बोरिंग ना किया जाए, किताबी ज्ञान ना दिया जाए, उनको इंद्रियों के माध्यम से द्वारा शिक्षा दी जाए। ये हो गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। अब हम आपको इसमें क्या लिखा वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो, शिक्षक उपकरण का मतलब समझ रहे हो। शिक्षक का उपकरण हो गया जैसे अब आजकल ऑनलाइन हो गया, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ लो, ये क्या हो गया, ऑनलाइन उपकरण है। एक किसका है? शिक्षक का। छात्र भी पढ़ते हैं। शिक्षक यानी इसमें सामाजिक अंतःक्रिया होता है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब हो गया छात्र और शिक्षक से आपस में संबंध जुड़ाओ। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षक का उपकरण। क्या होता है? जैसे पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्यपुस्तक, यानी साफ साफ भाषा में कहें कि पाठ्यपुस्तक, जिससे अध्यापक अध्यापन करता है। ठीक है, दूसरा हो गया कक्षा शिक्षण सामग्री। कक्षा शिक्षण सामग्री का मतलब हो गया कक्षा में उपलब्ध सामग्री क्या होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, समझ रहे हो, ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, ये सब हो गया कक्षा शिक्षण सामग्री।
खेल सामग्री व खिलौने हो गए, विज्ञान किट, मतलब एक तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा द्वारा इसको परिचय कराना था कि ताकि बच्चे देख सकें, ज्ञान इंद्रियों पर जोर था, इंद्रियों द्वारा सीखें ना कि रटकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना था। देखो, मैकाले के बारे में पढ़ना, आप पढ़ोगे तो आप उसको जान जाओगे कि मैकाले है क्या था, वो भारत के लिए किस तरीके से था। हम अब एक बार यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैकाले की सोचने का तरीका क्या था, है ना। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए या एक ऐसा समुदाय बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय, जो खून से, जो वर्ण में, खून का मतलब ये हो गया कि जो आनुवंशिकता में तो भारत से हो लेकिन उनकी सोच कैसी हो, अंग्रेजों की हो। अब समझिए क्या कह रहा है, जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज से हो। समझ रहे हो, इस बात से तो यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग बनाना चाहिए था या ऐसा वर्ग बनाना चाहता था कि जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक हो और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। ये था मैकाले की सोच। मतलब उसका कहना था ये कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हम उनकी रुचियाँ, उनकी नैतिक आदर्श, जो उनकी बुद्धि हो, वो सब अंग्रेज हो, उनको अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना चाहता था। भले वो भारतीय हों, चाहे वो रक्त से हों, उनके नैतिक आदर्श, बुद्धि, रुचियाँ सब मतलब भारत हो, लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ हो, ये सब अंग्रेजी सोच हो। ठीक है, वो ऐसा समुदाय तैयार करना चाहता था। साफ साफ बोला है कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों और नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हों। इस बात से तो यही स्पष्ट होता था कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पश्चात सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। ठीक है, ये था मैकाले की सोच और ये क्वेश्चन आता है हर बार। हमने उसी क्वेश्चन को बार बार हम बोल रहे हैं, हम उसी क्वेश्चन को टच किए हैं जो इस साल पूरे आने के चांसेस है। क्वेश्चन हम कुछ ही लिए हैं लेकिन धीरे धीरे हम आपको एग्ज़ाम तक पूरे उन क्वेश्चन तक टच करा देंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। वैसे हम आपको पढ़ाएंगे, आप खुद ही इतने सच्चे हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन कोशिश इतनी रहती है कि शायद थोड़ा सा हम आपकी मदद कर सकें। हम आपकी मदद करने आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है। देखो, जो सर्व शिक्षा अभियान है उनको वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दोनों जगह से इनको सहायता मिलती है। किसको? सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जो विद्यालय हैं। ठीक है, अच्छा, इनके प्रतिशत क्या है? केंद्र सरकार का है 65% और राज्य सरकार का है 35%। ठीक है, केंद्र सरकार का कितना है? 65% या उसी को कहते हैं भारत सरकार का 65% है और राज्य सरकार का 35%। अब हम एक बार इनको पढ़ दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती है। ठीक है, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है उनको वित्तीय सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह से मिलता है। अच्छा, परसेंटेज क्या है? भारत सरकार का है 65% और उत्तर प्रदेश सरकार का है 35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना या नहीं। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण माना है। व्यवसायीकरण का आप जानते हो कहना क्या है? हमें बालकों को इस तरह शिक्षा दी जानी चाहिए कि या ऐसी शिक्षा दिलाएं जो आगे चलकर उनके लिए सहायक बने
रोज़ परक शिक्षा दी जाए ताकि जो शिक्षा ग्रहण करें उससे वो रोज़गार प्राप्त करें। ऐसी शिक्षा मत दी जाए जो उनको रट्टू तोता बनाया जाए। नहीं, ऐसी शिक्षा दें, ऐसा हम सिखाएं उनको, करके सीखने द्वारा ग्रहण कराएं ताकि वो बच्चे आगे चलकर व्यवसाय प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मतलब वही था कि शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण का विशेष बल माना गया कि हमें रट्टू तोता ज्ञान नहीं देना है, हमें बालक को इस प्रकार का ज्ञान देना है ताकि बच्चों के लिए आगे चलकर उनके लिए सहायक बने, ताकि वो रोज़गार प्राप्त कर सकें। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको किस प्रकार हम धन्यवाद कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। ये समझ लो, एक शब्द होता है तो बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्यार भरा राधे राधे। हाँ, वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हम मोटिवेट होते हैं अगले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, राधे राधे।